स्वागत है दोस्तों अनचार्टेड के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है सानिध्य खजूरिया और हमारे आज के गेस्ट का नाम है रजत कुमार। रजत कुमार इज़ अ फुल टाइम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर एंड अ हिचहाइकर। हम लोगों ने रजत कुमार के एक्सपीरियंस के बारे में बात की, जिसमें वो लगभग 300 दिनों तक घर से दूर रह करके पूरी इंडिया ट्रैवल करते रहे। उन्होंने अपनी क्रेजी ट्रैवल स्टोरीज के बारे में बताया, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बेसिकली ऑल ओवर इंडिया। हमने ये जाना कि क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोलो ट्रैवल। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने हिचैकिंग करते हुए ट्रैवल किया, विच इज़ बेसिकली जिसमें आप पासिंग व्हीकल्स की लिफ्ट ले करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। अगर आप एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हो, आई एम श्योर यू लव द कॉन्वर्सेशन, सो डू वॉच इट टिल द एंड। एपिसोड बिगिंस इन 3, 2, 1। स्वागत है रजत भाई हमारे पॉडकास्ट पे। भाई थैंक यू। मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, लोग सोचते हैं हम पर्टिकुलर शहर घूमने जाएंगे, ठीक है, एक स्टेट घूमने जाएंगे। बिल्कुल। आप पूरे देश घूमने ही निकल पड़े, पूरे 300 से ज़्यादा दिन की जर्नी। ज़्यादा। तो एज अ ट्रैवल ब्लॉगर आप 2023 में घर से निकले हुँ। पूरा देश घूमने, और वापस कब आए? 15th ऑफ जैन 2025, अभी 15-20 दिन पहले। तो लगभग 1.5 साल, 1.5 2 साल। हाँ, तकरीबन 1.5 साल। और आपने कितने शहर कवर कर लिए? शहरों का तो भाई मोटा हिसाब मोटा। नहीं है, शहरों का तो हिसाब नहीं है, स्टेट्स का हिसाब है अच्छा, 20। हिसाब ही नहीं है, हाँ, इतने शहरों का तो इतने घूम कोई लिए। हिसाब ही नहीं है कि मैं कितना घूम चुका हूँ। किलोमीटर का भी हिसाब नहीं लगा पाऊँगा। लोग मेरे को पूछते थे, "आप कितने किलोमीटर कर चुके हो?" अगर मैं कहूँ इंडिया आप वैसे देखोगे तो सिर्फ़ 4000 किलोमीटर है, पर मैं शायद 20,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर घूम के आया हूँ। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, जो कि मैं सारी की सारी घूम चुका हूँ। एक भी स्टेट नहीं छोड़ी है। हम्म। यूनियन टेरिटरीज़ शायद मैंने छोड़ी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जहाँ पे हम बाय लैंड नहीं जा सकते। सो उसके लिए एक्सपेंस थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए वहाँ नहीं गया। एंड दमन एंड दीव बहुत छोटी-सी है, वहाँ कुछ था नहीं स्पेशल मेरे को जाने के लिए, तो इसलिए वो नहीं करी, बाकी सब किया है। तो भाई, जब आप इतनी लंबी अनप्लैन्ड ट्रैवल कर रहे हो, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी बोलते हैं कई लोग, है ना, तो इसमें तो आप ज़्यादा प्लानिंग कर ही नहीं सकते। नहीं भाई, होती ही नहीं थी। जैसे मैं जब घर से भी निकला था, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगले दिन भी क्या करना है। हाँ, पर हम्म। धीरे-धीरे ये समझ आ गया था कि आपको नेक्स्ट 1 से 2 दिन की ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि आपको जाना कहाँ है। वहाँ जाके करना क्या है, वो तो वैसे ही अनप्लान होता है, क्योंकि हमारा ट्रैवल बुक तो होता नहीं था कि मैं वहाँ जा हम्म। रहा हूँ, ये होटल बुक्ड है, ये टैक्सी वाला बुक्ड है, जो हमें घुमाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो सब कुछ ऑन द स्पॉट प्लान करना कि भाई लिफ्ट मिल रही है, नहीं मिल रही, उसके ऊपर डिपेंड हो जाती थी बात। कई बार तो 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के चक्कर में पूरा-पूरा दिन चला जाता था, क्योंकि लिफ्ट ही नहीं मिलती थी। आप लिफ्ट की बात कर रहे हो, मैंने आपकी कुछ वीडियो देखी, उसमें आपने पीछे एक बैग लटकाया हुआ है, आगे एक दूसरा बैग लटकाया है, और साइड में एक वो कार टाइप लगा है, उस पे लिखा है लिफ्ट प्लीज। हाँ, सो तो वो भी आप एक प्रॉपर पूरा हिचाइकर मोड में थे क्या, कि वो मैं कोई घर से भी जैसे रास्ते सोच में के गया कोई था। मिला मेरे को, वो मेरे को हाँ। अगला 1 किलोमीटर पहुंचवा दे? मैं घर से यही सोच के निकला था कि मैं एक भी पैसा नहीं लगाऊँगा। जो मैंने दूसरों से, ये भी एक भैया ना वो है कि लोगों ने ना एक हिचहाइकिंग को ये चीज़ बना रखा है कि इसमें पैसे लगते ही नहीं हैं। जो आजकल के और भी ट्रैवलर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट बहुत झूठ बोलते हैं भाई ट्रैवलर्स, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। क्योंकि मैं हम्म। उनसे इंस्पायर होके निकल तो गया, पर बाद में पता चला कि भाई बहुत झूठ था उसमें, कि पैसे नहीं जैसे कि? लगते। जैसे कि भाई ये झूठ है कि पैसे नहीं लगते। लोग कहते हैं कि नो मनी, अच्छा। विदाउट मनी, होता ही नहीं है हाँ। विदाउट मनी, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। क्योंकि सोचो, मान लो आपने ये सोच लिया कि मैं ट्रैवल फ्री करूँगा, जो मैंने हाँ। करा भी है तकरीबन 1 साल तक। मैं 1.5 साल हम्म। करके आया हूँ, तो उसमें से 1 साल मैंने ट्रैवल के ऊपर 1 पैसा भी नहीं लगाया था। एंड खाना आप फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि कितना आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। मान लो किसी दिन किसी ने खिला भी दिया, किसी दिन आपको गुरुद्वारे में मिल गया, किसी दिन किसी भंडारे में मिल गया, पर वो रोज़-रोज़ नहीं होता, और इतना लकी नहीं होता हर दिन कि आपको सब कुछ प्लेट में परोसा मिल जाए कि भाई लो खाओ। एंड रहना भी फ्री नहीं होता कई बार। ज़्यादातर तो मेरे पास टेंट होता था, या फिर गुरुद्वारे में रह लिए, या फिर चारदीवारी तो भैया चाहिए आपको आपकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि ये नहीं है ना, मैं 4-5 दिन के लिए गया हूँ, चल कोई नहीं थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। 1.5 साल गुज़ारना है, तो उसमें अपनी हेल्थ भी देखनी हम्म। है, और कंटेंट भी बनाना है, फ़ोन चार्ज करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो अपने को वो चीज़ चाहिए एक चारदीवारी छोटा। तो ज़्यादातर मैंने ऑप्शन चूज़ करी थी वो थी डॉर्मेटरीज़, हॉस्टल्स, जो मेरे को थोड़े सस्ते मिल जाते थे, 100 से 100, 150, 200, 200 250 में ऊपर कभी गया ही नहीं मैं। स्टे मैंने हमेशा 200 के अंडर-अंडर ही करी है। हम्म। आपने मेंशन किया टेंट, तो आप कहीं पर जा रहे हो और हुँ, मान लो आपको नहीं मिल रहा कुछ रहने का सिस्टम, तो आप टेंट लगा के, सो जाते थे। उसका उसका भी पूरा प्रोसेस होता है क्या, क्या सिस्टम होता है? टेंट लगाने का? हाँ। या टेंट
हम रखते थे एज़ अ इमरजेंसी प्रोडक्ट कि मतलब हाँ। जब कोई स्टे नहीं मिल रही है, बिल्कुल ही फँस गए हैं, रात हो गई है और रात गुज़ारनी है, तो हम टेंट लगाते थे। ज़्यादातर हम यही चॉइस रखते थे कि कोई लोकल हेल्प कर दे या फिर कोई हुँ, गुरुद्वारा मंदिर मिल जाए जहाँ रहने की जगह मिल जाए। क्योंकि चाहे जितना मर्ज़ी बोल लो भाई, टेंट में मज़ा आता है। मज़ा तब आता है जब आप 1 डेढ़ हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए निकले हो। जब ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाओगे ना तो टेंट आपको मतलब जीने नहीं देगा, क्योंकि आपको अपने हुँ, प्रोडक्ट भी कैसे ना कैसे करके चार्ज करने हैं और जिसके पावर बैंक भी ले लोगे। मैं हमारे पास 2 पावर बैंक होते थे, जो कि 20,000 एमएएच के होते थे और हम 2 लोग हो गए थे बीच में, 5 महीने के लिए हुँ। एक और बंदा मेरे साथ आ गया था, वो सेम ट्रैवल कर रहा था एंड तब भी हमारा गुज़ारा नहीं होता था, 2 पावर बैंक होने के बावजूद। फिर भी हमें कभी न कभी कोई न कोई चीज़ लेनी ही पड़ती थी, स्टे वगैरह की भाई 2 दिन हम बाहर गुज़ार लेते थे, 1 दिन हमने स्टे ले ली, ऐसे चलता था। भाई इतनी अनसर्टेनिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं डेयरिंग चाहिए एक लेवल की। ये डेयरिंग कहाँ से आई आप में? कि मैं निकल जाऊँगा, देख लेंगे जो होगा, यार कल घर का कल देखेंगे। जब मैं शॉपिंग करके आया था ना सामान की दिल्ली से, तो मेरे घरवालों को लगा था कि ये मज़ाक कर रहा है, ये नहीं जाएगा। जाएगा भी तो हफ़्ते में वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं घर पे वैसा बंदा था कि मैं ग्लास उठा के पानी भी ना पीऊँ और मेरी मम्मी को लगा कि नहीं, ये तो हफ़्ते 10 दिन में वापस आ जाएगा, मज़ाक कर रहा है। थोड़ा सीरियस वो तब हो गए जब मैं सामान लेके आया दिल्ली से कि हाँ यार, अब तो इसने पैसे लगा दिए, अब तो ये जाएगा। उस मैं भी श्योर नहीं था, मेरे को भी ऐसा लगा था कि शायद मैं 1-2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में वापस आ जाऊँगा। इसलिए मैंने ज़्यादा हाइप भी नहीं बनाई थी। लोगों ने मेरे को बाद में बोला था कि आपको पहले कम से कम 6-7 महीने पहले से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपनी हाइप बनानी चाहिए थी कि मैं निकलने वाला हूँ करके। बट मैंने नहीं करा वो, क्योंकि मेरे को खुद को श्योर नहीं था। फिर करते-करते यही सोचता रहता था कि भाई 1 दिन और करके बस। फिर उसके बाद कश्मीर पहुँचा, फर्स्ट स्टेट थी हुँ, मेरी। पहली बार पंजाब से बाहर गया था, ज़्यादा मैं घूमा नहीं उसके पहले। पहली बार पंजाब के बाहर गया और कश्मीर में जाते ही गलत टाइम पे पहुँच गया मैं कश्मीर। 14 अगस्त को पहुँचा था और 15 अगस्त को वहाँ पे पूरा कर्फ्यू रहता है, शूटिंग वगैरह हो जाती है, टेररिस्ट अटैक्स आपको पता ही है। एंड फिर वहाँ जाके फँसा थोड़ा कर्फ्यू में, आर्मी वालों के कैंप में रुका। उस वहाँ थोड़ा डर निकलना शुरू हो गया था। फिर हुँ। घर से निकलने के 21 दिन के बाद ही मेरी हेल्थ खराब हो गई, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम। एंड उसके अच्छा। बाद वहीं पे सर्वाइव कर जब वो एक बार निकल गई, उसके बाद सोचा कि नहीं, अब हो जाएगा। फिर एक-एक दिन करके पूरा 1.5 साल निकाल दिया। अच्छा, अच्छा। तो प्रॉपर कश्मीर ही घूमे मतलब आप? वहाँ भी एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे को एक टैक्सी मैं लिफ्ट्स माँग रहा था, हाईवे पे जो कि श्रीनगर की तरफ जाता है एंड रास्ते में एक जगह आती है अनंतनाग करके हुँ, एंड वहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम उससे थोड़ा पहले तकरीबन 90 किलोमीटर पहले मेरे को एक पुलिस वाले मिले। उन्होंने बोला कि यार, आपको हम टैक्सी में बिठाते हैं और मतलब हाँ, वो पैसे नहीं लेगा आपसे। पुलिस वाले ने मेरे को ये बोला कि वो पैसे नहीं लेगा, हम बिठा देते हैं एज़ अ हेल्प। मैंने कहा ठीक है भाई, अभी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, कुछ नए लोगों से कम फेस करा था मैंने। फिर उसने एक टैक्सी रोकी एंड उसमें मुझे बिठाया, फुली लोडेड थी, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी थे उसमें। हुँ। जब जब कश्मीर में कर्फ्यू होता है तो किसी भी बाहर वाले की जो है एंट्री बंद कर दी जाती है। उनको हाँ। आर्मी कैंप्स में रोका जाता है जब तक कर्फ्यू हट नहीं जाता। फिर वहाँ पे मेरे को एक टैक्सी वाले ने बिठा लिया। तकरीबन उसका प्लान ये था कि वो श्रीनगर तक जाएगा। पर रास्ते में जाते-जाते पता लगा कि कर्फ्यू लग चुका है एंड कश्मीर में एंट्री बंद हो गई है। तो उसने मेरे को कश्मीर से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले एक स्टेशन था, वहाँ छोड़ दिया मुझे एंड फिर उसके बाद वो मेरे को बोल रहा है कि भाई कितने, ₹1500 दो। मैंने कहा किस बात के, मैं तो लिफ्ट लेके आया हूँ भाई। फिर नहीं, कह रहा है ऐसे नहीं होता, आप किसी की गाड़ी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा तो हमें तो पुलिस वाले ने ये बोला नहीं कि पैसे नहीं लेने ये वो। तो तब मैं उससे थोड़ी फाइट वाइट कर रहा था कि भाई मेरे पास तो है नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। फिर उसने क्या करा, अपनी पूरी यूनियन इकट्ठी कर ली। ड्राइवर यूनियन आपको पता है काफ़ी तगड़ी होती है। ड्राइवर यूनियन हुई इकट्ठी, उन्होंने मेरे को चारों तरफ से घेरा हुआ कि इसका बैग रख लो, इसका पर्स रख लो, इसको जाने नहीं हुँ, देना है ऐसे। लास्ट ट्रेन खड़ी थी जो श्रीनगर की तरफ जाती और उसके बाद ट्रेन है ही नहीं थी उसके बाद कोई। फिर मैंने क्या करा, मैं उसको अपना पर्स ही दिखा दिया, पर्स में थे ₹500, 200-200 और ₹100। मैं उसको बोला भाई कि देख मेरे पास इतने हैं, तू ₹100 रख ले। वो हँसने लग गया कि यार 1000-1500 वाली चीज़ तू ₹100 दे के जा रहा है। तो मैंने कहा भाई देख, 500 थे, 300 तेरे, 200 मेरे को चाहिए एज़ इमरजेंसी। वो कह रहा ठीक है यार जाओ, ये है वो। सुना के गया एज़ अ सार्केज़्म, काफ़ी कुछ बोल के गया। मैंने कहा छोड़ो, करे अपना जो करना है। फिर उसके बाद मैं लास्ट ट्रेन खड़ी थी, ना मैंने टिकट ली ना कुछ, सीधा जाके ट्रेन में बैठा एंड श्रीनगर पहुँचा, कैसे भी करके। हुँ। ऊपर से रात को ठीक पहुँचा है। श्रीनगर में। तो श्रीनगर से फिर आप कहाँ निकले? श्रीनगर श्रीनगर से घूम के? भाई श्रीनगर में मेरा स्टे हुआ था जहाँ पे जो वहाँ पे अमरनाथ यात्रा होती है। हाँ, हाँ। तो अमरनाथ यात्रा के टाइम पे ही मैं वहाँ पहुँचा था। तो उस वक़्त पे आर्मी कैंप्स काफ़ी सारे रहते हैं, तो स्टे वहाँ करी एंड उसके बाद मैं वहाँ से निकला था सीधा लद्दाख के लिए। अच्छा, लद्दाख।
वहीं से आपको सोनमार्ग जाना पड़ता है। सोनमार्ग से सीधा लद्दाख की तरफ रास्ता निकल जाता है। वो कितना लंबा रास्ता है? लंबा है ना पर वो रास्ता? काफ़ी लंबा है, 550 या 600 तो किलोमीटर्स। वहाँ वो रास्ता कैसे गया आप? टेम्पो वेम्पो से? उस रास्ते के लिए तो मेरे को काफ़ी लोगों ने डरा दिया था कि भाई ये नहीं होगा, अच्छा। पानी नहीं मिलता, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को डरा दी लोगों ने, कश्मीर वालों ने और हम्म। काफ़ी लोगों ने और भी जो भी ट्रैवलर्स थे कि भाई पानी की कम से कम 10 लीटर भर के लेके जाना, खाना नहीं मिलता, शॉप्स नहीं है रास्ते में, जो कि रियलिटी भी है, पर इस हद तक नहीं है कि पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि रास्ते में जाते-जाते बहुत सारे गाँव आते हैं, कारगिल भी तो रास्ते में आता है। कारगिल भी रास्ते में आता है, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आती हैं एंड बट फिर भी मैं वहाँ से निकला था तो हम्म। सोनमार्ग में मेरे को 1 दिन रुकना पड़ा था। मतलब ये मान लो कि कश्मीर से बाहर निकलते ही 1 दिन पूरा चला गया था। फिर सोनमार्ग में 1 दिन स्टे किया। हम्म। सोनमार्ग के बाद मेरे को वहाँ से एक एक बंदा मिला था जो कि अपना सामान छोड़ने के लिए वो कोरियर वाला था। तो उसका बड़ा ट्रक था, उसमें बैठा, फिर उसकी थोड़ी हेल्प करी सामान लोडिंग करने में। उसके बाद वहाँ से वहाँ स्टे करी, फिर हम्म। नेक्स्ट डे वहाँ से जब निकल रहा था, कुछ मिले ही ना। कारगिल जाना था मुझे, फिर हम्म। कारगिल जाने के लिए कुछ नहीं मिला। काफ़ी टाइम के बाद मैं द्रास होते हुए कारगिल पहुँच गया। फिर अच्छा। कारगिल में स्टे तो मिली पर कारगिल में कुछ था ही नहीं। लोगों ने मेरे को ये नहीं बताया कि घूमने लायक जगह जो है वो द्रास है, कारगिल नहीं है। नाम ज़्यादा कारगिल का चलता है, पर उससे तकरीबन द्रास वही है जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर जाता है इंडियाज़ सबसे। मोस्ट कूलेस्ट प्लेस। हाँ। हाँ, वर्ल्ड की सेकंड कूलेस्ट है। पर हाँ, मेरे को पता नहीं था कि द्रास में कुछ क्या है, क्योंकि मैं प्लान करता ही नहीं था भाई। तब तो मैं वीडियो भी नहीं देखता था कि मेरे रास्ते में क्या-क्या आ रहा है, कहाँ-कहाँ घूमने लायक हम्म। जगह है। वॉर मेमोरियल जो है कारगिल का, वो द्रास में ही है, तकरीबन 70 किलोमीटर हम्म। पहले। तो वहाँ पे मेरे को पता हम्म। नहीं था और मैं लिफ्ट लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कारगिल पहुँच गया। फिर मेरे अच्छा। को किसी ने बताया कि जो आप देखने आए हो वॉर मेमोरियल, वो द्रास हम्म। में रह गया पीछे। मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा वापस, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर एक दिन हम्म। कारगिल में स्टे करी एंड वहाँ से अगले दिन लेनी शुरू करी अपनी लिफ्ट वगैरह। कोई ट्रक वाला कारगिल में नहीं लिफ्ट दे रहा था। फिर उसके लिफ्ट नहीं दे बाद रहा? नहीं दे क्यों? रहा था, तकरीबन 4 घंटे मैं वहीं खड़ा रहा। पता नहीं क्यों? शायद डरते थे लोग वहाँ से, कारगिल का माहौल थोड़ा वैसा है क्योंकि घर बहुत कम है और हम्म। काफ़ी सुनसान सी जगह बन जाती है वो। फिर वहाँ एट लास्ट शाम को तकरीबन 3-4 बजे मेरे को एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दी थी, जिसने मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 किलोमीटर ही छोड़ा। वो बोला कि आगे गाँव है, वहाँ तक ही जा रहा हूँ, 60 किलोमीटर है, जाना है तो चलो। मैं कहा यार कारगिल से तो निकलते हैं, यहाँ नहीं लिफ्ट मिल रही, आगे तो मिल जाएगी। फिर एक हम्म। आगे गाँव था, वहाँ जाके लोगों से काफ़ी पूछा कि कहाँ रुकने की जगह मिल सकती है, कहाँ नहीं? तो वो बोले कि एक यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो आप वहाँ जाके उनको बोलो कि वहाँ उनके पास जगह काफ़ी सारी है पुलिस स्टेशन के अंदर हम्म। ही, तो वहाँ जाके आप टेंट पिच कर सकते हो। तो फिर मैंने उनसे जाके हम्म। बात-वात करी, पहले उन्होंने मना करा, फिर जब मैंने उनको पूरा थोड़ा समझाया, रिक्वेस्ट करी, उन्होंने अच्छा। बोला ठीक है, 1 रात के लिए आप रुक सकते हो वहाँ पे। तो 1 रात वहीं हम्म। रुके एंड देन नेक्स्ट डे तो मेरे को सीधा लद्दाख की लिफ्ट मिल गई थी, लेह तक की। हम्म। बड़े ही खतरनाक जगह से आपने शुरू की अपनी पूरी यात्रा। हाँ, पर आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी अपने पूरे ट्रैवल में? सबसे बेस्ट जो रही है भाई, जो मेरी फ़ेवरेट बन गई है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड से अच्छी कोई जगह ही नहीं है यार। घूमने के मामले में भी ले लो, लोग वहाँ के अच्छे हैं, खाना सस्ता है, अच्छा है, तो उत्तराखंड से अच्छी तो कोई जगह ही नहीं है। सही में हम्म। देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते उसको। लोग बहुत उत्तराखंड में हेल्पफुल हैं कहाँ मेरे। पर गए आप? उत्तराखंड में भाई मैंने स्टार्टिंग करी थी देहरादून से। देहरादून से अच्छा। मसूरी, देहरादून मसूरी, मसूरी के बाद यमुनोत्री की तरफ निकल गया था मैं। हम्म। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद जो पाँचों प्रयाग हैं, हम्म। हम्म। कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग और ऐसे करके 5 हैं टोटल। तो वो पूरे किए थे एंड ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, मतलब वहाँ 2 एरियाज़ हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ। तो गढ़वाल तो हम्म। मैं ऑलमोस्ट पूरा ही घूम लिया था। कुमाऊँ साइड अच्छा। अभी इतनी टूरिस्ट के लिए एडैप्टेबल नहीं हुई है, तो वहाँ इसलिए मैं थोड़ा कम गया हूँ। हम्म। सही है। और आप साउथ इंडिया भी घूमे होगे साउथ इंडिया, हाँ, साउथ इंडिया भी फुल्ली थ्रू कवर्ड है। आउट? साउथ इंडिया तो काफ़ी अच्छा है यार, पर ये है कि बस वहाँ का लैंग्वेज बैरियर, हम्म। वही सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि यार ट्रैवलर को तो मतलब हाथ पर खड़े हो और जाते हैं आप वहाँ तो पे। हिचाइकिंग भी कर रहे हो, तो आप हाँ, कैसे कम्युनिकेट करते थे उन लोगों से जिनको हिंदी भाषा नहीं आती? इंग्लिश, वहाँ कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको हिंदी भी आती है पर वो बोलेंगे नहीं। हम्म। फ़ोर्सफुली वो चाहेंगे कि आप इंग्लिश बोलो या उनकी भाषा बोलो, हिंदी नहीं बोलते वो। हेट है उनके और मान मन लो में। कोई कॉमन भाषा आ ही नहीं रही, आपने कभी साइन लैंग्वेज सीखी है हाँ, हाँ, अरे वहाँ कम्युनिकेट? बहुत कुछ ऐसे ही होता था। एक बार मतलब वहाँ मोस्टली जब आप किसी भी गाँव में चले जाओगे ना, तो वहाँ तो आप हम्म। भूल जाओ आपको इंग्लिश मिलेगी, हिंदी मिलेगी, कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। फिर वहाँ तो साइन लैंग्वेज ही काम आती थी।
क्योंकि वाटर तो सबको समझ आ जाएगा, वाटर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर दो, वो इतने यही सब चलता था, खाने के लिए ऐसे कर दो, बस वही मिल जाता था, सामने वाला बंदा समझ जाता था कि कहना क्या चाहता है। हुँ। पैसे नहीं समझ आते कि कई बार तो वो पैसे के लिए ऐसे कैलकुलेटर खोलते हैं और पैसा बताते हैं कितना हुआ है, बोलते नहीं। वहाँ तो बहुत दिक्कत है, वहीं से तो मैंने अपनी लिफ्ट लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़ा रहता था, लिफ्ट ही नहीं मिलती थी। फिर 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 स फिर कैसे जाते थे? फिर उसके बाद मैंने पब्लिक हाँ, ट्रांसपोर्ट वहाँ से? उसके बाद मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया, तमिलनाडु के बाद। हुँ, जब मैं तमिलनाडु एंटर हो गया था, आंध्र प्रदेश इज़ गुड यार, आंध्र प्रदेश में तो ट्रैवल करना ईज़ी है। लोग भी अच्छे हुँ, हैं, हिंदी बोल लेते हैं काफ़ी हद तक लोग। बट अच्छा। उसके बाद तमिलनाडु तो बहुत टफ है। हाँ, कन्याकुमारी में तो हमें लोगों ने बोला है कि वो हेट हिंदी, मुँह पे बोला है हमें, कि हम नहीं बोलते हिंदी, जो मर्ज़ी कर लो। तो हमने कहा यार क्या करें, इनके स्टेट में हैं, कुछ बोलेंगे तो हमें घेर लेंगे। तो एक एक बात बताओ, आप सोलो ट्रैवल कर रहे थे पूरे टाइम, या आपने आपने मेंशन किया ना बीच में यार आपके साथ मैं एक और? घर से तो मैं यही सोच के निकला था कि सोलो हूँ, कोई हुँ, साथ में नहीं होगा, और पर रास्ते में कभी न कभी कोई ना कोई मिल जाता था। फिर जब मैं मेघालय में पहुँचा था, शिलांग में, शिलांग वहाँ की कैपिटल है। फिर वहाँ पे मुझे 2 लड़के मिले थे, जो साथ में उन्होंने अच्छा। अभी ट्रैवल शुरू किया था, और एक था महाराष्ट्र से, एक था बिहार से। एंड हुँ, वो दोनों मुझे मिले, हम एक सेम गुरुद्वारा में रुके थे, एक रात सो दोनों साथ में थे तीनों। फिर वहाँ थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हुई, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ मेरा महाराष्ट्र वाले के साथ। बिहार हुँ, वाले के साथ तो मेरी बात भी नहीं हुई थी तब। एंड उसके तकरीबन डेढ़ 2 महीने के बाद मैं एक स्टेट में था, और बिहार वाले को घर से फ़ोन आ गया तो वो घर चला गया था। महाराष्ट्र वाला ने मुझे जॉइन कर लिया था छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में। अच्छा। तो वो वहाँ आया तकरीबन 2 महीने के बाद, उसने मेरे साथ ट्रैवल करना शुरू करा। फिर हम दोनों ओडिशा पहुँचे, छत्तीसगढ़ पूरा ट्रैवल करके। जब तक हम ओडिशा पहुँचे थे तो बिहार वाला भी दोबारा हमारे साथ जॉइन हो गया, हम 3 लोग हो गए। फिर हमने ओडिशा खत्म करके आंध्र प्रदेश एंटर करा, और जैसे ही हमने आंध्र प्रदेश एंटर करा तो जो महाराष्ट्र वाला था, वो हमसे अलग हो गया, क्योंकि हम जा रहे थे दंतेवाड़ा, जो कि छत्तीसगढ़ में हुँ, दोबारा आए थे हम। दंतेवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे नक्सल्स रहते हैं और थोड़ा रिस्की काम है जाना वहाँ पे। लोग अच्छा। कहते हैं रिस्की है, मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि हम लिफ्ट लेके गए हैं यार। हुँ, तो हुँ, वहाँ पहुँचे, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा महाराष्ट्र वाला, तो वो सीधा चला गया। एंड मैं और बिहार वाला फिर साथ में हो गए थे। हुँ, और जो बिहार वाला लड़का था उसका नाम राहुल था, तो वो हम जो थे, हमने 5 महीने 6 महीने फिर साथ में ट्रैवल करा टिल पुणे। हुँ, पुणे के बाद वो घर चला गया और मैं आगे आ गया। हुँ। हाँ, सोलो ट्रैवल में ये बड़ी कमाल की बात है कि एक तरह से जो लोगों का टर्नओवर रेट बोल लो, या आप 1 या 2, 3-4 दिनों में बड़े सारे लोगों से मिल लोगे। हाँ, 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 बहुत, बहुत, इसके बहुत। अलावा आपको क्या लगता है, आपको सोलो ट्रैवल अच्छा क्यों लगता है? सोलो क्योंकि ट्रैवल का आपने यार इतना ट्रैवल किया है। मेन बेनिफिट ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बन जाते हैं। आपको रास्ते में जितने लोग मिलेंगे, आप सबका नंबर शेयर करोगे एक-दूसरे का। फिर उसके बाद हेल्पिंग नेचर पता लग जाता है कि हुँ, कौन-सी स्टेट के लोग ज़्यादातर हेल्पफुल मिलेंगे आपको, और एक मैपिंग समझ आ जाती है। ट्रैवलर के लिए मैपिंग बहुत ज़रूरी है भाई, कि प्लानिंग करना कि अगले 2 दिन में कहाँ जाना है और कैसे घूमना है, वहाँ की हर चीज़ को चेक कर लेना, एक आइटिनरी बना लेना अगले तो 2 ये दिन की। आप कैसे बनाते हो आइटिनरी? जैसे एक आम आदमी जो होता है, आम टूरिस्ट जो होता है, वो तो गूगल पे चेक करता है कि भाई सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन कौन-सी है, मैं वो कवर मैं करूँगा। 2-3 आप वैसे तरीके करते हो या कैसे, क्या प्रोसेस है ये भी आपका? होता था मेरे प्रोसेस में, मैं 2-3 तरीके करता था। एक तो मैं गूगल पे सर्च करता था टूरिस्ट प्लेसेस इन दिस प्लेस, दे और किसी भी सिटी की। तो हुँ, उससे कुछ अलग मेरे को मिल जाती थी चीज़ें, कि ये चीज़ें अलग हैं। और एक मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता था कि यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस कौन-सी हैं। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं जो उसके आस-पास की सिटी में हूँ, क्योंकि अगर मैं उस सिटी में जा रहा हूँ तो उसके एक सिटी पीछे ही रहूँगा मैं, ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा उससे। हुँ, तो वहाँ के लोगों से पूछता था कि भाई आपकी बगल वाली सिटी में घूमने लायक जगह कौन-कौन सी है? तो वो कुछ अलग चीज़ें बता देते थे। तो वो तीनों को जोड़ के देखता था कि कौन-सी सबसे बेस्ट प्लेसेस हैं, तो उनमें से वो निकाल के फिर जाता था। ये मेरा एक हुँ। छोटा-सा प्रोसेस रहता था, तो उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें ऐसी भी मिल जाती थी, जहाँ पे लोग वीडियो बनाने जाते ही नहीं हैं, या फिर वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आप कितने दिन की आगे की प्लानिंग रखते थे? मान लो आप आज एक शहर 2 में हो, दिन, मैक्सिमम 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, उसके अलावा सब? उसके बाद की प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। घर से मेरी एक प्लानिंग थी कि इस स्टेट से इस स्टेट में जाऊँगा, इस स्टेट से इस स्टेट में जाऊँगा। स्टेट्स की हुँ, प्लानिंग मैं घर से निकल करके निकला था कि मेरा रूट क्या रहेगा इंडिया में, हुँ, और उसके हुँ, बाद की सिटी में जाना या फिर किसी भी जगह पे जाना, वो सारी ऑन द स्पॉट होती थी। हुँ। आपने मेंशन किया था, अब हम जब पहले बात कर रहे थे एक दिन, कि आप नॉर्थ ईस्ट भी गए थे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट तो तो बेस्ट वहाँ प्लेस है। वहाँ वहाँ तक कैसे, किस रूट से पहुँचे आप?
नॉर्थ ईस्ट में गया था भाई, मैं दरभंगा में था लास्ट, बिहार में। एंड अच्छा, वहाँ से दरभंगा से मैंने एक ट्रक लिया था, जो कि मेरे को बाय लक डायरेक्टली सिलीगुड़ी तक का मिल गया था। अच्छा। वो डायरेक्टली सिलीगुड़ी जा रहा था, जहाँ पहुँचने के लिए मुझे लगे थे ट्रक तकरीबन। मतलब वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल रहे हो या कोई जो नहीं, ट्रक नहीं, टू ट्रक जो मतलब जो ट्रांसपोर्ट हाँ, जो सामान वगैरह लोड एक दूसरी कैरियर? लोड कैरियर, अच्छा, उसमें अच्छा। था मैं। और उसमें बैठा तो सुबह तकरीबन 9 बजे उसमें बैठा था। हुँ, एंड रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास में सिलीगुड़ी पहुँच गया था। हुँ। और सिलीगुड़ी में स्टे, क्योंकि सिलीगुड़ी वो जगह है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो सिलीगुड़ी विज़िट करे बिना आप जा ही नहीं सकते। वो नेक पॉइंट है, तो वहाँ से गुज़रना ही पड़ेगा आपको। रुको ना रुको वो आपके ऊपर की बात है, पर वहाँ से गुज़रना पड़ेगा, चाहे आप सिक्किम जा रहे हो, चाहे आप अच्छा। कहीं भी जा रहे हो। तो पहले सिक्किम में स्टे करी, उसके हुँ, बाद सिक्किम थोड़ा बहुत घूमा, सॉरी, पहले सिलीगुड़ी में स्टे करी, सिलीगुड़ी घूमा, उसके बाद मैं वहाँ से निकला दार्जिलिंग के लिए। अच्छा। तो दार्जिलिंग में घूमा फिरा, उस वहाँ पे तकरीबन 2 दिन की स्टे थी, 3 दिन की। उसके हुँ, बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद असम आया, असम से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड देन फिर से असम, उसके बाद बाकी सफ़र। तो वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये स्टोरीज़ हैं कि मणिपुर में लोगों की एंट्री ही बंद थी जब मैं गया था। तो वहाँ क्या हुआ, जैसे ही मैं मणिपुर के बॉर्डर पे पहुँचा, वहाँ आपको एक पास लेना पड़ता है एंट्री के लिए, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आपके साथ कुछ हुँ। गलत हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ उनके पास रहती है। एंट्री और एग्ज़िट दोनों जगह पे आपका वो पास देखा जाएगा। अच्छा। तो एंट्री पे मैंने वो लिया एंड वहाँ कोई बस नहीं चल रही बॉर्डर पे, क्योंकि हुँ, एंट्री ही बंद है लोगों की, तो कैसे बस चलेगी? हुँ। तो वहाँ के लोकल कुछ लेबर वाले थे जो एक बस में जा रहे थे। तो मैंने उनसे लिफ्ट ली, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आ सकते हो, पर बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है। आपको कैसे भी करके बस एडजस्ट होना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहाँ पे उनके पूरी बस में सामान था, राशन वग़ैरह दूर से कहीं से लेके आ रहे थे, बिहार हुँ, साइड से। फिर उनके साथ ही बैठा एंड सामान के ऊपर ही बैठा था। उनके साथ मेरी चेकिंग-वेकिंग हुई नहीं, क्योंकि वो एक तरीके की ट्रांसपोर्ट समझ लो उसको भी आप। चाहे बस थी, पर है ट्रांसपोर्ट ही थी, तो उसकी चेकिंग नहीं होती कि कौन-कौन बैठा है अंदर, कौन नहीं। हुँ। तो पर ये है कि पुलिस चेकिंग नहीं करती, पर मणिपुर के लोग बहुत चेकिंग करते हैं। मणिपुर के जो लेडीज़ हैं, उन्होंने अपने-अपने दल बना रखे हैं, गैंग्स समझ लो, दल तो नहीं बोलूँगा, गैंग ही हैं, क्योंकि सबके पास गन रहती है वहाँ पे। तो अच्छा। वो कहीं भी आपको रोक सकते हैं, कहीं भी चेकिंग कर सकते हैं, उनको फुल परमिशन है, पुलिस उनको नहीं रोक सकती चेकिंग करने से। आपकी हुई कभी चेकिंग? आपकी हुई थी कभी? हाँ, 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 मेरे सामने अंदर आए, उन्होंने पूछा कि भाई कौन-कौन है, कहाँ-कहाँ से हैं? तो मेरे को तो कवर अप वही लोग कर रहे थे जो सामान लेके जा रहे थे। तो मेरे को कवर अप हाँ। कर रहे थे कि नहीं-नहीं, ये तो हमारे साथ ही है, लेबर ही हुँ, है, ऐसा करके। हुँ, तो मेरे को ले गए। मेरा बैग उन्होंने छुपा दिया था, क्योंकि बैग पता लगता तो ट्रैवलर था, ये पता लग जाता। हुँ। पर फिर भी वो लेके गए मेरे को, मेन सिटी में उन्होंने छोड़ा। तो वहाँ भी एक हॉस्टल था, मेन सिटी जब मैं पहुँचा। इतने बुरे हालात थे कि उस हॉस्टल को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना पड़ा उनको। और सिर्फ़ एक ही रूम उनके पास था जो एज़ अ हॉस्टल अभी भी वर्क कर रहा था, और रहने किसी को नहीं देते थे वो। हुँ, क्योंकि आइडेंटिटी की जो है ना, वो काफ़ी लोग गलत लेके यूज़ करके, तो वहाँ वहाँ की खबर वग़ैरह बाहर भेजते थे। तो अच्छा। उन्होंने मेरे को पूछा, भाई कि आप क्या करने आए हो? क्यों आए हो? आपकी हुँ, एंट्री कैसे हो गई? फिर मैंने उनको सारी स्टोरी सुनाई। फिर वहाँ की कैपिटल है इम्फाल, तो इम्फाल में मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन स्टे करा उसी हॉस्टल में। तो ये है कि बस सस्ता बहुत है। वहाँ के बुरे हालातों की वज़ह से सस्ता चल रहा था, तो अच्छा हो गया ये तो। वो बात है। और सोलो ट्रैवल में आप हमने बात की कि क्यों इंटरेस्टिंग है, आपको क्यों मज़ा आता है। पर क्या मुश्किलें आती हैं एक आदमी को करने में? उसके बारे में आप बताओगे? मुश्किलें मुश्किलें भाई, सबसे बड़ी मुश्किल है आपके साथ साथ नहीं है, तो आप अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, आप डिप्रेस हो जाओगे थोड़े टाइम के बाद। और काम नहीं बँटते, सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। हुँ, कॉन्फिडेंस लेवल 2 बंदे होते हैं तो थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। सोलो बंदे का कॉन्फिडेंस चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस हो, पर 2 बंदों का अलग ही होता है भाई। सोलो बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंस में ल ल लो ही रहेगा। और ज़्यादा कुछ ऐसे ये तो नहीं रहते हैं कि हाँ, लोगों से डील करनी थोड़ी हुँ, आसान हो जाती है जब 2 लोग रहोगे, क्योंकि रिस्क कम लगेगा आपको। आपको लगेगा कि यार कोई नहीं, मेरे साथ एक बंदा है और सिंगल रहोगे तो भाई आप थोड़ा झिझकोगे किसी से भी बात करने में। तो ये सीन हुँ। रहता है। शुरू-शुरू में तो कोई कोई बहुत था। अगर पहली बार सोलो ट्रैवल करना चाहता है, उसको आप क्या बोलोगे? सोलो ट्रैवल करना चाहते हो भाई, डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। अगर तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे हो, अगर आप बस, ट्रेन ये सब यूज़ कर रहे हो, फिर तो बहुत ईज़ी है हुँ, ट्रैवल करना, कोई उसमें ख़ास प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। फिर आपको सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि आप अपने मनी एक्सपेंसेस को कैसे हैंडल कर रहे हो। उसको हैंडल करने के लिए अच्छा। ट्राई करो कि आप ज़्यादा 5 स्टार में घुसने की कोशिश छोड़ दो,
हॉस्टल्स हुँ, में स्टे करो। हॉस्टल में स्टे करोगे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको सस्ता मिलेगा, दूसरा आपको आपकी तरह के और ट्रैवलर्स मिलेंगे। आप उनसे आइडियाज़ शेयर कर सकोगे, बातें कर सकोगे, कॉन्टैक्ट बनेंगे। मान लो आप किसी ऋषिकेश के किसी हॉस्टल में रुके हो, पर हुँ, आपको जो 6-7 लोग मिले हैं आपके हॉस्टल में, वो अलग-अलग सिटी से रहेंगे। इंडिया के अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग सिटी से रहेंगे। उनसे आपकी दोस्ती होगी, आप जब उनकी सिटी में पहुँचोगे, तो उनके घर पे रुकने का मौका मिल सकता है, उनके कल्चर को देखने का मौका मिल सकता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है जब कोई सोलो ट्रैवलर हॉस्टल में रुकता है तो। आप जनरली आपने मेंशन किया आप डॉर्मेटरीज़ वगैरह में रुकते थे। हाँ भाई, आप लोगों के घर मोस्टली में भी आई एम श्योर रुके होंगे। बहुत, बहुत, बहुत। तो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में। आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता था? वहाँ के कल्चर को कैसे एक्सपीरियंस करते थे आप? लोगों के घर में भाई कुछ लोग रहते थे जो अपने कल्चर से रूबरू कराना थोड़ा अच्छा समझते थे। नहीं हुँ, तो कुछ लोग तो फिर ये कहते हैं कि एक बार मिले तो बहुत अच्छे, जब उनकी सिटी में फ़ोन करा उनको तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं हम तो अवेलेबल ही नहीं है, कहीं और हैं, बहानेबाज़ी। हमने कहा छोड़ो यार कोई नहीं, अच्छे लोग बहुत हैं तो 2% लोग बुरे भी मिलेंगे। बुरे नहीं कह सकते कि हम हमारा कौन-सा उन्होंने कुछ उखाड़ लिया, पर ये है कि बस थोड़ा लटकाने वाले। हुँ। तो ज़्यादातर लोग आप बोल रहे हो हेल्पफुल होते हैं अगर कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है। मोस्टली मतलब आप यार आपको ना इंडिया तो पूरा ही हेल्पफुल है। हुँ, पूरा ही हेल्पफुल है। कुछ स्टेट्स मिलेंगी जैसे साउथ में जाके भाषा समझ नहीं आती इसलिए वो थोड़ा-सा पीछे रहते हैं, नहीं तो वो भी हेल्पफुल हैं। आंध्रा में बहुत हेल्प मिली, केरला में बहुत हेल्प मिली हमें। कर्नाटका और तमिलनाडु 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाकी पूरा इंडिया तो ऐसा है कि मतलब आपको घर जैसी फीलिंग आएगी, एक बार अगर आप निकल जाते हो लॉन्ग ट्रैवल पे तो। नहीं तो हुँ, मेरे को तो पंजाब से बाहर निकलने भी ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पाएगा कुछ, नहीं जा पाऊँगा कहीं पे। हुँ। आपने खाना भी बहुत ट्राई किया होगा जगह-जगह का। अलग-अलग क्यूज़ीन्स। उसके बारे में कुछ बताना चाहो? आपकी फ़ेवरेट फूड मेमोरी क्या है? फूड मेमोरी तो नहीं, एक ड्रिंक मेमोरी है। दरअसल मैं अच्छा। एक असम में था, असम में एक जगह है बिगेस्ट आइलैंड इन रिवर, हुँ, ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, उसका नाम है माजुली। अच्छा। तो माजुली गया था मैं, वहाँ जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है, वहाँ गया, हुँ, वहाँ भी वहाँ तो कोई प्लान ही नहीं, वहाँ होटल भी नहीं है, होटल हैं तो हुँ, बहुत महँगे-महँगे हैं। तो वहाँ मैं गया तो एक दुकान वाला था, उसके पास रुका, जाके चाय-वाय पी रहा था, थोड़ी बहुत उससे बातचीत शुरू हुई, वहीं बैठा मैं ढूँढ रहा था कि कोई रहने के लिए जगह मिल जाए। देन उसने मेरे को बोला कि भाई अगर आपके पास कुछ नहीं हो रहा है, बारिश भी शुरू हो गई, तो फिर उसने मेरे को बोला कि अगर आपके पास कुछ नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास तो वैसे ही कुछ सिस्टम नहीं है रहने के लिए। फिर उसके साथ मैं उसके घर जा रहा था, फिर उसने मेरे को बोला कि चलो आपको एक नई चीज़ ट्राई करवाता हूँ। वहाँ पे कोई ट्राइब थी, शायद गोरो ट्राइब थी, तो वहाँ पे अलग-अलग तरह की ट्राइब्स रहती हैं, तकरीबन नागालैंड में तकरीबन 28 ट्राइब्स हैं और असम में तकरीबन हुँ, शायद 15 के आस-पास ट्राइब्स हैं। तो उन्हीं में से एक ट्राइब के घर पे मेरे को लेके गया। वहाँ का काफ़ी सरपंच टाइप का बंदा था वो। पर यही कि उनके कल्चर अलग, पूरा घर जो है बैम्बू से बना हुआ है और जो खाना बन रहा है वो चूल्हे पे बन रहा है। तो हुँ, अलग-अलग पूरा काफ़ी एक अच्छा देसी तरीके का सिस्टम था। फिर वो मेरे को बोला कि चलो आपको एक चीज़ ट्राई करवाता हूँ जिसे बोलते हैं राइस बियर। तो वहाँ की अच्छा। काफ़ी फ़ेमस है। वहाँ उनका ये रूल है कि वो आपको खाना चाहे ना पूछें, पानी चाहे ना पूछें, आपको वेलकम ड्रिंक में राइस बियर ज़रूर मिलेगी। तो राइस बियर उन्होंने मेरे को ऑफ़र करी, मेरे को लगा यार कि बियर जैसी होगी, कि टेस्ट वैसा करेगी। टेस्ट वैसा नहीं था, चावल वगैरह से बनती है थोड़ा हुँ, और टा चावल को थोड़ा फ़ॉर्मेंटेड तरीके से 4-5 दिन के लिए रख के उसमें कुछ जड़ी-बूटियाँ वगैरह मिला के उसको 4-5 दिन के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसकी पानी जो होता है उसको छान वगैरह के वो थोड़ा प्रोसेस है। तो उसके बाद हुँ। उन्होंने वो ट्राई करवाई। टेस्ट तो मैं बोलूँगा एक ऐसा टेस्ट था यार, छाछ जैसा टेस्ट समझ लो, पर अच्छा छाछ। थोड़ी बकबकी सी छाछ। तो वैसा वाला टेस्ट था। पर नशा नहीं था, पता नहीं क्यों? उन्होंने मेरे को बोला था कि इसका होगा, पर वो शायद उन्होंने 1 डेढ़ दिन हुआ था उनको रखे हुए, तो नहीं था उसका उतना। जैसे कहते हैं या कि जितनी आप पुरानी थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए? जो मर्ज़ी बोल लो यार, पर वो सिस्टम है क्या है कि वो मेरे को बोल रहे थे कि जितना टाइम ये पड़ी रहेगी, हाँ, तो उतना ज़्यादा इसमें थोड़ा अल्कोहल अच्छा। तो नहीं, थोड़ा नशे की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हाँ, मैंने पी थी उसको अभी 1 ही दिन हुआ था बने हुए। उसको फर्मेंट होने में टाइम लगता होगा। हाँ, ओवर टाइम वो फर्मेंट तो होती उन्होंने मेरे को होगी। बोला था कि यार इसको और थोड़ा और अगर रखते तो आपको अच्छी लगती। अभी 1 ही दिन हुँ, हुआ था, तो 1 दिन में उतना प्रोसेस नहीं हुआ उसमें। हुँ। वो अच्छा सिस्टम था एक वहाँ का, माजुली का। वो जगह भी ऐसी है भाई, आपको बाकी दुनिया से कट ऑफ करवा देगी क्योंकि आपकी चारों तरफ रिवर है और वो बहुत तेज़। कितना बड़ा आइलैंड है वो? आइलैंड तो इतना बड़ा नहीं है कि मतलब कहने के लिए आइलैंड सबसे बड़ा है वर्ल्ड का, पर अगर आप अच्छा। सबसे बड़ा सुनते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा लगने लगता है। इंडिया में सॉरी वर्ल्ड में उससे बड़े हैं नहीं, तो इसलिए उसको सबसे बड़ा बोलते हैं। वैसे होगा हुँ, मुश्किल से वो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का आइलैंड। हुँ।
इससे बड़ा नहीं है, 10 किलोमीटर का होगा बड़ी मुश्किल से लेंथ में, ब्रेथ में तो और भी कम है। कट ऑफ कर देता है इन द सेंस कि वहाँ सिग्नल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी तो सब होगी, नहीं, पर सब आप है, बाकी बाकी सब है। दुनिया से आप डायरेक्टली आ जा हाँ, नहीं सकते, उस सेंस आ में जा नहीं बोल रहे हो? सकते। जैसे कि आप सोचो कि यार मैं यहीं से कोई कार लेता हूँ और चला जाता हूँ, ना, आपको फेरी टाइमिंग पे डिपेंड होना पड़ेगा। फेरी हुँ, मिल रही है या नहीं मिल रही, कई बार वहाँ का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, फेरीज़ कैंसल हो जाती हैं, तो हुँ, आप वहीं स्टक हो जाओगे। तो वो भी एक अलग सिस्टम है। तो वहाँ पे अच्छा सिस्टम है, पर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, माजुली के, क्योंकि वो लोग बहुत कम जाते हैं वहाँ पे। और अच्छा। वहाँ का एक वो मास्क बनाते हैं वहाँ पे, उसके लिए बहुत फेमस है। किस चीज़ से, बैम्बू से, वो बैम्बू को अच्छा, कट कर बैम्बू करके मास्क। उसकी छोटी-छोटी वो तार टाइप बनाते हैं, उससे वो बनाते हैं मास्क। वो बहुत हुँ, फेमस है वहाँ के। बनाना सिखाते हैं वो फ्री में। उनको, जहाँ मैं गया था, उनको पद्मश्री मिला हुआ था, मास्क बनाने के लिए। तो उन्होंने हमें सिखाया कि इसको ऐसे बनाते हैं, वो सब है हुँ। वीडियोज़ में। तो आप जब ट्रैवल करते रहे होगे आई एम श्योर, तो जो आम आदमी कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? तो वो तो बड़ा शॉक हो जाता होगा कि भाई ये 1 साल से आप घूम ही रहे हो, हाँ, 1 कई साल से लोग तो ट्रैवल यकीन कर ही रहे नहीं हो। करते थे। कई उनको लोग आप क्या यकीन ही बोलते नहीं, थे? अरे! कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते थे। मैं बोलता था कि भाई मेरे को 1.5 साल हो गया। अब रिसेंट की अगर मैं बातें बताऊँ कि मेरे को हुँ, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, लोग कहते थे नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है। और कुछ लोगों को ये लगता था कि 1.5 साल का मतलब कि मैं घर पे आता-जाता रहता हूँगा बीच में। अच्छा। उनको ये पता ही नहीं है कि मैं घर पे गया ही नहीं हूँ कभी। फिर जब मैं उनको ये बताता कि 1.5 साल से मैं घर से बाहर ही हूँ, कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाते, तो उनको सदमा लग जाता था लोगों को कि यार ये कैसे कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? पागल है क्या? फिर मेरे को लोग पूछते थे कि भाई तेरे साथ क्यों नहीं है कोई? मैं कहा मेरे जैसा बंदा मिलेगा जो 1.5 साल के लिए फ्री हो, सब छोड़-छूड़ के निकल जाए। तो इस वजह यही होता था उनका रिस्पॉन्स कि भाई हुँ, क्यों कर रहे हो? ये पूछते थे। तो मतलब क्या कर रहे हो से ज़्यादा मेरे को हमेशा यही सुनने को मिलता था, क्यों कर रहे हो? फिर उन हर एक-एक बंदे को एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भाई मन है, सुकून मिलता है, करके देखो एक बार। कुछ यार, ट्रैवलिंग से ज़्यादा मेरे को सोशल मीडिया और व्लॉगिंग का शौक था, तो वो मेरा एक मेन पर्पज़ था कि मैं इसको हुँ, पकड़ के रखूँ, कंटेंट बनाता रहूँ। हुँ, ट्रैवलिंग चाहे मैं बीच-बीच में 2 दिन के लिए रेस्ट भी लेता था, 3-3 दिन के लिए मैं कहीं पर एक ही जगह पे रुक जाता था। बट हुँ। ये है कि कंटेंट मैं ट्राई करता था कि वो चलता रहे। ट्रैवल करना तो एक चीज़ है, आपने मेंशन किया आप कंटेंट भी बनाते थे साथ में। तो उन दोनों को साथ में लेके कैसे चलते थे? आप एक जगह पे अगर जा रहे हो, तो कंटेंट आपका दिमाग शायद उस चीज़ पे चल रहा होगा कि मैं यहाँ पर कंटेंट कैसे शूट करूँ? किसको बोलूँ मैं? क्या कैमरा एंगल लूँ? तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी आपको? आप कैसे मैनेज करते थे वो सब? भाई स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि किसी के सामने हुँ, बोलूँ कैसे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये कह लो कि पहले कैमरा बहुत साइड में जाके एक कोने में बैठ के शूट करना। लोकेशन चाहे पीछे ही है बट मैं बिल्कुल साइड में रहूँगा और लोगों के सामने हाथ ऊपर नहीं करना, नीचे से शूट करना ताकि एक बंद हो गया था देखिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। फिर हुँ, जैसे-जैसे 3-4 महीने, 5 महीने गुज़रे, हुँ, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा, लोगों से बात करनी शुरू करी, फिर लोगों को वीडियो में लेना शुरू करा। फिर एक धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। फिर कंटेंट एक ये बहुत दिक्कत कर देता है कि आपको कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट देखना भी पड़ेगा। जैसे कि कोई जगह पे जा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ की हिस्ट्री नहीं पता है, तो वहाँ की हिस्ट्री पता करनी, चाहे वो लोगों से पता चले, चाहे वो किसी का और का कंटेंट देख के पता चले, चाहे वो विकिपीडिया से पता करनी पड़े। तो ये कह सकते हैं कि अगर मेरे को 1.5 साल लगा है ट्रैवल करने में और अगर मैं कंटेंट शूट नहीं कर रहा होता तो शायद ये 1 हुँ, साल में हो जाता। अच्छा। थोड़ी जर्नी फास्ट हो जाती। हुँ, ये सिस्टम है क्योंकि एक एक जगह पे जहाँ पे मेरे को घूमने के लिए 2 घंटे लगने वाले थे, कंटेंट के चक्कर में वहाँ मेरे को 3 घंटे लगेंगे। सोचना, वीडियो शूट करना, वहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स लेने, किसी भी तरह मतलब क्योंकि आप बोल रहे आपको हो आप उस लोकेशन पे जाके ही प्लान करते थे कि क्या मैं कंटेंट बनाऊँ, कैसे शूट करूँ? नहीं, प्लानिंग तो 1 दिन पहले रात को शुरू हो जाती थी। अच्छा। वहाँ के बारे में जानना तो 1 दिन पहले शुरू हो जाता था कि हुँ, वहाँ है क्या? क्यों फ़ेमस है ये जगह? लोग इतनी क्यों बातें कर रहे हैं इसके बारे में? हिस्ट्री क्या है? मोस्टली मैं जाता था मंदिरों में या फिर पैलेसेस में, फोर्ट्स में। उनकी हिस्ट्री रहती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो उनकी हिस्ट्री पढ़ना, किस राजा ने क्यों बनवाया, क्या रीज़न था, सब कुछ। तो वो 1 दिन पहले मैं 1 रात पहले ही सब कुछ देख लेता था एंड देन नेक्स्ट डे तो सिर्फ़ ये रहता था कि शूट कैसे करना है अब इसका। सबसे आप कुछ ही आर्कियोलॉजिकल साइट पर भी गए थे क्या? जो इसी तरह के जैसे कुछ पुराना मंदिर हो गया? हाँ, काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम्पी सबसे फ़ेमस है अपनी हुँ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए। हम्पी में बहुत सारी हैं, हम्पी में तो पूरा हम्पी वैसे वैसा है पूरी कि बाहर से लोग आते हैं शायद वो? हम्पी में?
इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। बहुत ज़्यादा। नेशनल तो है ही नहीं वहाँ पे। नेशनल में मेरे को पता नहीं क्यों, पर इतना फ़ेमस नहीं है हम्पी। हुँ, बाहर से तो लोग मतलब एक मेरे को फॉरेनर मिला था, वो हुँ, हम्पी में लगातार पिछले 6 साल से आ रहा है अच्छा। और वो जब भी आता है 1 महीना अपना लगा के जाता है, हम्पी में। हुँ, और उसको भी 6 महीने हो गए हैं अगर आप लगातार पकड़ लो। और वो अभी मेरे को ये बोल रहा था कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी 6 महीने और लगेंगे सिर्फ़ हम्पी को समझने में। मतलब तू पूरा 1 साल वो सिर्फ़ हम्पी को ही अभी तक एक्सप्लोर कर रहा है, उसको 6 साल हो गए हैं हम्पी को एक्सप्लोर करते-करते। वहाँ वो पर जब बड़ी भी सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना? बहुत मतलब आप आधे किलोमीटर के रेडियस के अंदर-अंदर ही आपको कम से कम 500 चीज़ें मिल जाएँगी देखने के लिए। हुँ, बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, किस तरह से पुराने टाइम पे खाना खाया जाता था वो अभी भी वहाँ पे मेंटेन्ड है चीज़ें। अभी उतनी मेंटेन नहीं है जितनी होनी चाहिए। पता नहीं क्यों सरकार वहाँ पे कम ध्यान देती है। बट उसको और अच्छे से मेंटेन किया जाए ना क्योंकि हर जगह घास वगैरह उग गई है, पेड़ वगैरह हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब करती हैं एक ट्रैवलर को क्योंकि लगता है कि यहाँ क्या ही होगा इस रास्ते पे जाने पे क्या ही मिलेगा, जब रास्ते पे घास वगैरह उग जाती है। उसको क्लीन और एक पाथ बनाया रहेगा, तो लोग ज़्यादा जाएँगे। राजस्थान की साइड गए हो आप? हाँ, राजस्थान गया हूँ मैं। वहाँ पर जोधपुर की तरफ गए होगे आप? हाँ, जोधपुर जोधपुर या गया था, जयपुर? उदयपुर गया हूँ, जयपुर गया हूँ एंड वहाँ पे खाटू श्याम गया था। अच्छा। वहाँ थोड़ा मैं यही बोल रहा था कि मेरी जो लास्ट की 3 स्टेट्स थी राजस्थान, एमपी और गुजरात। हुँ, ये 3 स्टेट्स मैंने थोड़ी-सी कम घूमी हैं, इस चक्कर में क्योंकि मैं घर के पास आ गया था और हुँ, इस थोड़ा ज़्यादा मन करने लग गया था घर आने का। हुँ, फिर थोड़ी हेल्थ भी खराब हो गई थी। बुखार बार-बार होने लग गया था कंटिन्यूअस कभी गला खराब हो जा रहा है, कभी बुखार ही हो जा रहा है, 3-3 दिन उठ नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा उस वज़ह से मेरे को घर आने की थोड़ी जल्दी हो गई थी। फिर भी मैंने हुँ, काफ़ी सारी ऐसी जगह कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो वहाँ की फ़ेमस है। कुछ जगहें होती हैं जैसे अगर आप खाटू श्याम नहीं गए, तो आप राजस्थान नहीं गए, ऐसे लोग बोल देते हैं। तो मैंने कहा यार वैसी जगह तो करके जाऊँगा कि बाद में लोग ये ना लोगों बोलें के लिए कि कवर कर लूँगा। हाँ, लोगों के लिए ये कवर कर लूँगा लास्ट की 3 स्टेट्स। वहाँ से मेरा मेरा तो गुजरात से मन हो गया था कि मैं सीधा घर चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं भाई, अब एक बार मैं इंडिया को टूर करने निकला था तो फिर 3 पूरा स्टेट जो करके ही बची हैं वो जाऊँगा। भी पूरा करके जाऊँगा। हुँ, आपके घर में आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? आपने बताया कि पहले तो वो लोग सोच रहे थे कि ये तो शायद मज़ाक कर रहा है, असली में नहीं जाएगा। अ, उनको श्योर नहीं था पर जब मैंने उन मम्मी को तो पता था, काफ़ी टाइम से पता था उनको 3-4 महीने पहले ही मैंने बताना शुरू कर दिया था कि मैं 1 अगस्त को निकल जाऊँगा, 1 अगस्त को निकल हुँ, जाऊँगा। पर वो नहीं लेते थे सीरियस। पापा को मैंने बताया था 2 दिन पहले। हुँ, निकलने से 2 दिन पहले बताया था, तो उनका रिएक्शन ये था कि क्यों जाना है? क्यों धक्के खाने जाना है? घर पे अच्छा तेरा बिज़नेस चल रहा है, वही कर ले, उसको थोड़ा और बढ़ा ले। बाहर जाके क्या मिलेगा? वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें। गालियाँ पड़ी एक पूरी रात, पर ये था कि मेरे को पता था कोई नहीं मान जाएँगे एट लास्ट। फिर निकल गया था 2 दिन के बाद उनके कहने के। अब अगली कौन-सी जगह आप जाना चाहते हो? भारत तो आपने पूरा कवर कर लिया, इंडिया अब तो तो पूरा आप हो किसी गया। आइलैंड पर ही जाओगे, किसी समुद्र के इंडिया वीरान दरअसल आइलैंड पे, ऐसा प्लान है क्या? नहीं, मेरा थोड़ा प्लान कुछ ऐसा है कि इंडिया को अभी मैंने पूरा नहीं करा है, क्योंकि अभी 2 आइलैंड ही हैं वैसे वो दोनों मेरे बचे हुए हैं, लक्षद्वीप और अंडमान। हुँ, तो मेरा सीन है कि वो कर लूँ पहले। तो पर उसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी नेबर कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल, भूटान, हुँ। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को छोड़ के, बाकी सारी की सारी नेबर कंट्रीज़ कंप्लीट करूँगा। पर मतलब मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता जो हिचहाइकिंग करते हों। लोग सोलो ट्रैवल ज़रूर करते हैं, पर हुँ। हिचहाइकिंग का आपको लगता है इतना ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है इंडिया में? या अभी लोग करना शुरू हुए हैं या कर रहे हैं अभी ऑलरेडी? हाँ, अभी लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू ही नहीं हुआ। हुँ, हिचहाइकिंग जब मैं करता था तो लोग मेरे को पूछते थे कि, "क्या कर रहे हो आप? ये क्यों कर रहे हो?" हुँ, तो मैं सबको बताता हुआ जाता था कि भाई एक मेरा मोटिव ये भी था कि मैं हिचहाइकिंग को प्रमोट कर दूँ, ताकि आगे आने वाले जो मेरे को देख के निकलेंगे तो उनको ये ना लगे कि भाई कुछ भी नहीं किया किसी किसी ने हिचहाइकिंग को प्रमोट करने के लिए। ताकि कुछ लोगों को तो पता रहे कि हिचहाइकिंग होती क्या है। अब हुँ, जैसे मैंने एक बंदे को बताया, तो वो घर पे जाके कम से कम अपनी पूरी फैमिली को बताएगा कि एक बंदा ऐसा था मेरे को रास्ते में मिला था तो वो पूरा लिफ्ट लेके घूम रहा है। तो वो हुँ, 5 बंदों को भी पता चल गया ना, वो बात फैल जाती है भाई आपको इंडिया का पता है, एक एक बंदे को बताओ 100 बंदों तक बात पहुँच जाती है। तो एक ये भी कारण था कि अब आगे मेरे को कम से कम रोज़ एक ना एक बंदे का मैसेज आ जाता भाई कि आप ट्रैवल अच्छा करते हो, अब मेरा भी मन कर रहा है ऐसे ट्रैवल करने का, कैसे करना चाहिए, टिप्स वगैरह दो। वो एक अच्छा लगता है कि भाई अगर कोई बंदा सेम पाथ पे निकलेगा मेरे जैसे तो उसको मुश्किल कम आएगी हिचहाइकिंग हुँ, करने में। हुँ। बाहर के देशों में तो आई थिंक कल्चर है हिचहाइकिंग का।
इंडिया यूरोप में साइड जैसे आप है, बोल रहे हो अभी इतना नहीं ग्रो यूरोप हुआ है। साइड है, यूरोप में है, बट अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ नहीं है। हम्म। वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ तो सेफ ही नहीं है ट्रैवल करना, क्योंकि जितने भी ट्रैवल मैंने, कुछ ट्रैवलर्स हैं जो अफ्रीका जाके आए हैं, पर उनसे मैंने बात करी भी थी, वो कहते हैं सेफ ही नहीं है। क्यों? लैंग्वेज इतने बैरियर, सेफ्टी इश्यूज हैं वहां पर? सेफ्टी इश्यूज हैं, अफ्रीका में लैंग्वेज, सभी सभी जगह? मोस्टली, अच्छा। मोस्टली जगह पे जो सिटी टाइप हैं, जो ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, वहाँ ठीक है, बट वहाँ फिर घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको। कल्चर हम्म। देखना है तो आपको डीप जाना पड़ेगा अफ्रीका में। तो वहाँ पे क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग हम्म। गरीब हैं, तो लोग हम्म। बाहर हम्म। से आने वाले टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा लूटना चाहते हैं, हम्म। किसी भी तरीके से बस लूट लें। तो एक वो कारण से थोड़ा-सा वो सेफ नहीं रहता है। तो हिचहाइकिंग तो भूल ही जाओ, वहाँ तो लोग जो हम यहाँ से भी हिचहाइकिंग वाले ट्रैवलर्स भी जाते हैं, तो वहाँ जाके हिचहाइकिंग नहीं करते वो। वहाँ जाके वो हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेंगे या टैक्सी लेंगे। तो आप इस बारे में सोचते थे सेफ्टी के सेंस से? यार मतलब ठीक है। इंडिया में फ़ील ही नहीं होता कि आपको कुछ कोई हार्म करेगा। हम्म। रात में थोड़ा बहुत लगता था कि जैसे रात में तो यार जो नशे-वशे वाले लोग होते हैं ना, बस उनसे डर लगता था कि भाई वो क्योंकि वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँगे। हम्म। उनको नहीं मैटर करता कि कौन इंडियन है, कौन ट्रैवलर है, कौन क्या कर रहा है, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसे से मतलब है। पर ये है कि इंडिया में इतना डर नहीं लगता, सेफ है। शायद ऐज़ अ इंडियन ये मैं बात बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, मुझे यहाँ की भाषा पता है। कोई बाहर से आएगा शायद उसको यहाँ पे ज़्यादा डर लगेगा, हम्म। क्योंकि यहाँ के लोग भी दूध से धुले तो हैं नहीं, हम्म। ये बात तो है। ये बात तो सही है। और ठीक है, आपने साउथ इंडिया मेंशन किया। साउथ इंडिया में आप कन्याकुमारी गए थे आप साउथ इंडिया में? हाँ, वो लास्ट पॉइंट है, तो वो विज़िट करना तो बनता था। हाँ, वहाँ पर एक 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 पॉइंट है ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पर तीनों तीनों ओशन मिलते हैं। हाँ, क्या नाम है उसका? कुछ। उसको यार जाना जाता है विवेकानंद स्टैच्यू के नाम से। हाँ, विवेकानंदा रॉक्स। हाँ, विवेकानंद रॉक्स। जहाँ पर सुनामी भी आई थी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, पर उसके बारे शायद में वो सुना नहीं टेम्पल मैंने। एम्पल बच गया था। उसके ऐसी बारे में वहाँ की सुना कुछ नहीं मैंने। कहानी थी। हाँ, मतलब मैं भी जब वहाँ पर एक बार गया था, तो वहाँ पर कुछ ऐसा था कि जो वो मंदिर था, उसके ऊपर तक, मंदिर के ऊपर तक वेव्स आई थी, पर वो टूटा नहीं। कुछ क्रैक्स वैक्स आए पर उसकी टूटा नहीं। कंस्ट्रक्शंस भी अच्छी हैं। हुँ। कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छी की गई है वैसे उस टेम्पल की, कह सकते हैं हम, विवेकानंद जी का टेम्पल। हाँ, वो सब अच्छा है। बना हुआ है, वो लास्ट पॉइंट पे जाके एक फ़ील होता है कि भाई, हुँ। मतलब ये चीज़ें तो पहले हमने सिर्फ़ सोची थी कि यहाँ भी हुँ। जाएँगे, वहाँ भी जाएँगे। तो जब मैं पहुँच गया था, तब मैंने मैप और गूगल मैप्स ओपन करा और मैंने देखा कि मैं अपने घर से कितना दूर हूँ। तकरीबन वहाँ जो था, मैं अपने घर से 3300 किलोमीटर दूर था। 3300। 3300 किलोमीटर, तो वो सोच के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि भाई इतना दूर आ गए। उसके बाद तो माइनस ही होना था, उसके बाद तो ऊपर की तरफ वापस आना था। तो तब थोड़ा लगा कि हाँ यार, कुछ तो अचीव कर लिया। हुँ। कंटेंट में आपका और क्या प्लान है? किस तरह का आपको ट्रैवल सीरीज़ बनानी है या ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाना है? कंटेंट में भाई अभी मेरे पास जो है 25 से 30 व्लॉग तो रेडी हैं, क्योंकि मैंने मुंबई के बाद कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करा। अच्छा। मेरे पास रेडी हैं, क्योंकि मुंबई के बाद थोड़ा वो भी जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा घर आने का सीन हो गया था, तो थोड़ी मोटिवेशन डेड हो गई थी। बट व्लॉग मैं बनाता रहा, मेरे को पता था कि आज नहीं तो कल दोबारा मोटिवेट हो जाऊँगा, तो डालने का मन करेगा। दोबारा स्टार्ट करूँगा, विद इन अ वीक मैं अपनी जो सीरीज़ जो मैंने छोड़ी हुई है उसको कंप्लीट करूँगा। हुँ। एंड अब मेरा जो ज़्यादातर ध्यान रहेगा वो रहेगा शॉर्ट कंटेंट पे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोगों को आज के टाइम पे शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है लॉन्ग कंटेंट से। लॉन्ग कंटेंट मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दूँगा एक तरीके का। उसके हुँ। बाद जब किसी कोई बड़ी ट्रिप होगी अच्छा। तो उस पे जाके मैं दोबारा ट्राई करूँगा लॉन्ग कंटेंट। हुँ। अभी अच्छा, अभी आप सीरीज़, शॉर्ट फॉर्म ही बनाते हो ना? आप तो शॉर्ट फॉर्म बनाते हो। हाँ, अभी इंस्टाग्राम पे तो वैसे शॉर्ट फॉर्म ही होता है, पर हाँ, यूट्यूब पे अभी मेरे पास हैं लॉन्ग कंटेंट में तकरीबन 30 वीडियोज़ जो ऑलरेडी रेडी हैं, बस एडिट करना है उनको। हुँ। तो शूटेड सारी पड़ी हैं। एंड उसके बाद मेरा कुछ प्लान है कि लोकल जो जगहें हैं, पंजाब की हुँ। जो जगह हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ उनको थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा डीप जाने की कोशिश करूँ, तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, अपनी स्टेट को ही। हुँ। या फिर जो हिमाचल, उत्तराखंड में काफ़ी जगह ऐसी भी थी, जहाँ जाने के लिए वक़्त ज़्यादा लगता है, थोड़ा डीप जाना हुँ। पड़ता है, तो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, पर अब दोबारा पकड़ूँगा और दोबारा स्टार्ट करूँगा। सही है भाई, पर सही है। हाँ, अब इतना लंबा ट्रैवल मैं नहीं करूँगा, अभी अच्छा, ये लंबा वाला लंबा बहुत इतना लंबा हो लंबा गया, नहीं अब करूँगा, शॉर्ट ये ट्रैवल बहुत करोगे। लंबा था। अब मैं करूँगा मुश्किल से हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, इससे लंबा नहीं। हुँ।
कुछ प्लान्स हैं ठीक है। इस साल में कुछ ऐसी फेस्टिवल्स हैं जो मैं स्किप नहीं करूँगा, जैसे कि अच्छा। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा आएगी, हुँ, वो देखनी है मुझे, और उसके बाद ये मई में केदारनाथ की ओपनिंग है, तो हुँ, पालकी के साथ लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। एक उसको विज़िट करना एक काफ़ी कंपल्सरी है अपने इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब साल में 1 बार आती हैं और वो उस जगह की सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। तो वो मैं एक बार पकड़ूँगा इस सीरीज़ को भी। फेस्टिवल स्पेशल सीरीज़ आप कह सकते हो। सही है, सही है। ठीक है। चलो मैं अगर कभी ज़िंदगी में हिचहाइकिंग करूँगा, आपको कॉन्टैक्ट करूँगा सबसे पहले। ज़रूर, ज़रूर, और ज़रूर। भी कोई अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है, उसको भी करना है हिचहाइकिंग, तो हाँ, रजत भाई से डीएम कर कॉन्टैक्ट सकते हो। करो। हाँ, डीएम कर सकते आपको हो कभी पूरी भी। टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएँगी। कभी भी तो डीएम करो भाई, कुछ भी। ठीक है, थैंक यू भाई, मेरे को बड़ा मज़ा आया बात करके। आपका कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा है भाई, मेरा आज तक का शायद ये पहला पॉडकास्ट है जो ऑफ़िशियल है, मतलब जो उससे पहले एक दोस्त के साथ करा था ऐसे ही बातों-बातों में, मैंने कहा चल अच्छा, रिकॉर्ड करते हैं। तो दोनों ही अच्छे थे, ये वाला तो अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट। ठीक है। कभी मिलेंगे तो सामने-सामने बैठ के भी हाँ, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। डन, डन, डन।